नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में मत्था टेका और अब एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहां आए, 16-17 में कितने आए, और आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहां पर आए थे 16-17 में, और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था। गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए, क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है? अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए थे। लोग चाहते थे, लेकिन लीडरशिप का अभाव था। लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सही जानकारी और सही तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत और विकास को एक साथ जोड़ करके भारत की परंपरा को उस गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मुझे लगता है कि आज के दिन पर वह लेखनी का आधार बनना चाहिए, क्योंकि जो लेखनी आज होगी वह आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर बनेगी, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनेगी। कैसे भारत का नेतृत्व बदलने के साथ ही भारत एक नए भारत के बारे में सोचने लग गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सोचने लग गया। एक समय था जब भारत का वासी अपने आप को भारतीय कहने में थोड़ा संकोच करने लग गया था। उत्तर प्रदेश का वासी अपनी पहचान को छुपाता था। ज्यादा समय नहीं, 1 दशक पहले की स्थिति थी, पर आज क्या परिवर्तन आया है? जो नहीं भी होगा उत्तर प्रदेश का, वो भी कहता मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। जो नहीं भी होगा भारत का, वह कहेगा कि मैं भारतीय हूं। और मैं सच कहूं, दुनिया में ये स्थिति है। मुझे एक बार यूरोप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ऐसे निकला घूमने के लिए, एक टैक्सी पकड़ी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई, मुझे टैक्सी वाला भारत ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय हो। तो मैंने उससे पूछा कहां के रहने वाले हो? उसने कहा पंजाब के। फिर मैंने कहा पंजाब कहां से? और थोड़ा चिटका। मैंने कहा पंजाब का बोल रहा, कोई बोल अमृतसर का बोलेगा, लुधियाना का बोलेगा, या किसी पंजाब के किसी कस्बे का बोल देगा। मैंने कहा क्यों, पंजाब से चुप क्यों गए? कहा सब पाकिस्तान का रहने वालों, पाकिस्तान वाले पंजाब से। तो मैंने कहा तुमने इंडिया क्यों कहा? तुमने भारतीय क्यों कहा? उसने कहा साहब, भारतीय कहने पर हम लोग सेफ रहते हैं, अगर हम पाकिस्तान का बोल दें तो पता नहीं क्या हो जाए। यह स्थिति आज दुनिया के अंदर है। भारत के प्रति सम्मान का भाव है, लेकिन जिन्होंने दुनिया को आतंकवाद दिया, उनके प्रति उतनी ही नफरत का भाव दुनिया के मन में भी है। और इसीलिए अयोध्या यह लेखनी का भी एक आधार है, साहित्य की आधार भूमि भी है। कौन सी ऐसी भाषा है भारत की या दुनिया की जिसने वाल्मीकि रामायण। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में हैं, अपनी सरकार के कामकाज को गिना रहे हैं। तो दूसरी तरफ जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर आई है। भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और सीनियर आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। आईएएस अभिषेक प्रकाश लंबे समय तक लखनऊ के डीएम रह चुके हैं। मौजूदा समय में वो सचिव यूपी सरकार
आईडीसी विभाग और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं इसी मामले में बिजनेसमैन से काम के बदले कमीशन मांगने वाले बिचौलियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बिचौलिए का नाम निकांत जैन है। आरोप है कि निकांत ने बिजनेसमैन से इन्वेस्ट यूपी के नाम पर 5% कमीशन मांगा था। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसे फिर अपने पद को छोड़ना होगा। ये साफ संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जा रहा है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रहार किया है। कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं, एक बड़े अधिकारी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हटाया है। क्या है ये पूरा मामला? प्राची, जैसा कि आपने बताया कि अभिषेक प्रकाश जो कि 2006 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, इन्वेस्ट यूपी जो कि उत्तर प्रदेश में जो निवेश आता है उस डिपार्टमेंट के सीईओ हैं, यानी कि सबसे सीनियर अधिकारी हैं। और ऐसे में जिस अधिकारी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, जो अधिकारी 2 साल से ज़्यादा तक लखनऊ जैसे राजधानी का डीएम रहा हो, उसी वक्त उसको लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी का भी चार्ज मिला हो, बरेली के अलावा शाहजहांपुर और इसके अलावा लखीमपुर का भी जिसको चार्ज मिला हो, उस अधिकारी के खिलाफ अगर सस्पेंशन की कार्रवाई होती है तो ये बिल्कुल साफ है कि अधिकारी किसी भी मुगालते में उत्तर प्रदेश में न रहें। अगर उनके खिलाफ कोई भी शिकायत आती है और खासतौर पर भ्रष्टाचार की शिकायत, तो उसको मुख्यमंत्री संज्ञान में लेते हैं। और अगर कोई भी कमी, जैसा कि व्यापारी ने कहा, और वो सारी चीजें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आती हैं, तो न सिर्फ बिचौलिया निकांत जैन की गिरफ्तारी हुई है, बल्कि अभिषेक प्रकाश को तत्काल प्रभाव से इस मामले में सस्पेंड किया गया है। और जो जांच के आदेश हैं वो मुख्यमंत्री कार्यालय से दिए गए हैं कि जो भी अधिकारी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा, चाहे वो अभिषेक प्रकाश हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। तो जो मैसेज है वो बिल्कुल लाउड है, बिल्कुल क्लियर है कि अधिकारी अच्छे से काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जरा से भी ये बात होती है कि वो किसी से भी काम कराने के एवज में, जैसा कि इस मामले में सामने आया कि सोलर पैनल बनाने वाली एक कंपनी से 5% कमीशन की डिमांड की गई और ये कहा गया निकांत जैन के लिए भ्रष्टाचार है विशाल, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई से कम ये तो समझ में आता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, जहां राष्ट्रगान के अपमान पर सियासी घमासान मचा हुआ है और एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चाओं में आ गए हैं। मामला ही कुछ ऐसा है कि नीतीश कुमार पर पूरा का पूरा विपक्ष हमलावर हो गया है। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर आरजेडी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक ने नीतीश कुमार पर अटैक किया और कहा कि राष्ट्रगान के अपमान को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल कल पटना के एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा। वीडियो आपके सामने रख रही हूं। ये वीडियो उसी कार्यक्रम का है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया। दरअसल पटना में सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन समारोह था। इस दौरान जब राष्ट्रगान बज रहा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधान सचिव दीपक कुमार के साथ बात करते दिखे। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा। जब प्रधान सचिव ने सावधान की मुद्रा में रहने का इशारा किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगे, सिर घुमाकर इधर उधर देखने लगे। अब इसको लेकर बिहार की सियासत जो है वो गर्मा गई है। विपक्ष के निशाने पर नीतीश कुमार आ गए हैं। वो नीतीश कुमार जिनकी मानसिक अवस्था को लेकर तेजस्वी यादव लगातार अटैकिंग मोड में रहते हैं, वही नीतीश कुमार एक बार अपने इस कारनामे से चर्चाओं में आ गए हैं और आरजेडी को मौका जो है वो मिल गया है नीतीश कुमार पर एक बार फिर अटैक करने का, एक बार फिर उनकी मानसिक अवस्था पर सवाल खड़े करने का। बिहार के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान के दौरान सिर्फ बात नहीं की बल्कि अभिवादन भी किया। कार्यक्रम के दौरान एक बार राष्ट्रगान को रुकवा भी दिया मुख्यमंत्री ने। दरअसल कार्यक्रम के दौरान मंच पर नीतीश कुमार और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी बैठे थे। तभी अनाउंस किया गया कि राष्ट्रगान होने वाला है, सभी लोग खड़े हो जाएं। लेकिन तभी नीतीश कुमार खड़े हो गए और मंच से नीचे उतरकर स्टेडियम का चक्कर लगाने लगे। इस दौरान लोगों से राष्ट्रगान शुरू होने के लिए खड़े होने की अपील की जा रही थी, लेकिन जब नीतीश कुमार मंच से उतरकर स्टेडियम का चक्कर लगाने लगे और इस बीच राष्ट्रगान स्टार्ट भी हो गया, लेकिन उसे तुरंत बंद करा दिया गया। आप लोग जहां हैं वहां खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। आप सभी से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाइए। Requesting you all to kindly rise up for the national anthem of India. अब देखिए
देखिए, राष्ट्रगान रुकवाने के बाद जब नीतीश कुमार ने स्टेडियम का चक्कर लगा लिया और मंच पर आ गए, तब राष्ट्रगान एक बार फिर से शुरू हुआ। लेकिन इस दौरान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधान सचिव दीपक कुमार को कुछ बोलते नजर आए, उनका हाथ पकड़कर कुछ कहने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि इस दौरान प्रधान सचिव दीपक कुमार ने नीतीश कुमार को इशारे में सावधान की स्थिति में रहने का संकेत दिया, लेकिन मुख्यमंत्री उस संकेत को समझ नहीं पाए और फिर राष्ट्रगान के दौरान अभिवादन करते नजर आए। अब इसे लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रगान का अपमान तो मत कीजिए। तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। अब देखिए, तेजस्वी यादव तो अटैक करेंगे ही, मामला ही इतना बड़ा है और ये मामला खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। नीतीश चंद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, इस पर सियासत तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो ये वाकई में पूछा जाना चाहिए और वाकई में खड़ा भी होता है कि सूबे के मुख्यमंत्री को क्या हो गया है? क्या राष्ट्रगान उनको नहीं सुनाई दे रहा था? जो इस तरीके की हरकत कर रहे थे, प्रधान सचिव का हाथ पकड़ना, फिर अभिवादन स्वीकार करना, एकदम कैजुअली खड़े थे जैसे कुछ नहीं हो रहा था। जी हाँ, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें चौंकाने वाली हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को हमने लंबे समय से देखा है, शब्दों के चयन की बात हो या किसी कार्यक्रम में उनका बॉडी लैंग्वेज हो, व्यवहार हो, ये सारी चीज़ें पहले बिल्कुल अलग थीं। लेकिन पिछले कुछ समय से निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो व्यवहार है, जो उनकी हरकतें हैं, वो चौंकाने वाली हैं। और जाहिर है अब विपक्ष को एक मौका मिला है और जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल चूंकि इस तरह की हैं जिस पर विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिलता है। और यही कारण है कि आप लगातार देखिए, तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि प्रशांत किशोर भी इस बात को रख रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है, जो उनका स्वास्थ्य है वो खराब है, उसकी जांच होनी चाहिए। ये सारे सवाल प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव लगातार उठा रहे हैं। चुनावी साल है, दूसरी तरफ एनडीए ने, खासतौर से जेडीयू ने ये कहा है कि अगली बार जो चुनाव होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा और 25 से 30 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो ऐसे में चुनावी साल में जाहिर है इस तरह की तस्वीरें विपक्ष को एक मौका देती हैं और जाहिर है इसको लेकर अब राजनीति भी हो रही है। अब देखना यह है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के नेता इस पर क्या कुछ कहते हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है, इस तरह की कई तस्वीरें ऐसी रही हैं जो ये बता रही थी कि आखिर ऐसा नीतीश कुमार ने कैसे कर दिया। तो लगातार चूंकि इस तरह की कई घटनाएं हो रही हैं, कई इस तरह की हरकतें हैं जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और जाहिर है चुनावी साल है, तो ऐसे में ये सारे सवाल विपक्ष की ओर से और ज़्यादा जोर शोर से आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिलेंगे और बहुत संभव है कि चुनाव में भी इसको एक मुद्दे के तौर पर विपक्ष सामने रखेगा। विपक्ष ने तो मुद्दा बना लिया, लेकिन असहज करने वाली स्थिति तो नीतीश, ये जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए, पूरे एनडीए के लिए कोई प्रतिक्रिया सामने आई कि अभी तक उनकी?
देखिए, आरजेडी की तरफ से तो बातें आ रही है, जो लगातार वो कहते रहे कि मुख्यमंत्री की जांच होनी चाहिए, वो अचेता अवस्था में हैं, कुछ संकेतों में वो बोलते हैं। चूंकि तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ अभी काम कर चुके हैं, तो उन्होंने भी नीतीश कुमार को करीब से देखा है, इसलिए तेजस्वी यादव को भी बहुत सारी चीजें पता है। लेकिन चूंकि जाहिर है चुनाव है सामने में, और चूंकि मुख्य प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार हैं, तो ऐसे में अब नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करना जो है वो बनता है, और तेजस्वी यादव यही काम अभी कर रहे हैं। हालांकि बिल्कुल, अब देखना ये है कि नीतीश कुमार के इस कारनामे के बाद अब पार्टी उनको कैसे डिफेंड करती है, या एनडीए क्या लाइन इस पूरे के पूरे वीडियो पर लेता है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आरएसएस के प्रतिनिधि सभा की बैठक की। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की आज से जो बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का उद्घाटन किया। अगले 3 दिनों तक बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा की बैठक चलेगी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा संघ की निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है। प्रतिनिधि सभा की बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और संघ के 100 साल पूरे होने पर उसके कामकाज पर चर्चा होगी। आरएसएस की बैठक में एनआरसी और परिसीमन पर भी चर्चा हो रही है। एनआरसी पर संघ ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। संघ का कहना है कि हर किसी की पहचान जरूरी है, तो वहीं परिसीमन के मुद्दे पर राजनीति से प्रेरित इसे बताया है और कहा कि गृह मंत्री ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। परिसीमन के नाम पर झगड़ा देश के लिए अच्छा नहीं है। संघ की बैठक में मोदी और योगी की भी तारीफ की गई। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए केंद्र और यूपी सरकार की तारीफ की गई। संघ की बैठक में कहा गया कि महाकुंभ से हिंदू समाज में आत्मविश्वास बढ़ा है। तो ये आरएसएस की प्रतिनिधि दल की बैठक है जिसका आगाज हो चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में कई तमाम जो बड़े मुद्दे हैं देश के, उन पर चर्चा की जाएगी। सीधा चलते हैं, टी राघवन बेंगलुरु से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। राघवन, क्या एजेंडा आज पहले दिन की बैठक का है? क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आरएसएस की इस बैठक में रखी जाएंगी और चर्चा उन पर की जाएगी? जी प्राची, जैसा आपने बताया कि ये सर्वोच्च बॉडी है जनप्रतिनिधि सभा, जो अखिल भारतीय जनप्रतिनिधि सभा आरएसएस की 2000 से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य बात यह है कि 100 साल इस बार पूरे हो रहे हैं, तो इस लिहाज से ये बैठक जो है बहुत अहम हो जाती है। बड़ी बात यह है कि उनका ये कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर आरएसएस बहुत कंसर्न है। आरएसएस के एक बड़े नेता ने हमें बताया कि पाकिस्तान में भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी, लेकिन उस वक्त हम कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि सरकार किसी और दल की थी, और उसके बाद यह हालत हो गई कि अब हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में क्या होता है हमें पता भी नहीं चलता। वो हिसाब जो है वो ऐसा एक परिस्थिति जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं होने देना चाहते हैं। इसी वजह से बहुत डिलिबरेटली बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, इसके अलावा कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे और बाकी हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार पर इस पर बहुत ज़्यादा प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि आरएसएस का ये मानना है कि एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से आया, खासतौर पर बांग्लादेश घुसपैठियों की तरफ उनका जिक्र है, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट हो चाहे वेस्ट बंगाल हो। यहाँ पर उनका कहना है कि पहचान बहुत जरूरी है, एनआरसी का इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। वो स्टेट बेसिस हो सकता है, यानी राज्यों के आधार पर जहां पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत अभी महसूस की जा रही है, केंद्र सरकार वहां पर इसे पहले इंप्लीमेंट करे। और जब ये सवाल पूछा गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीआर मुकुंदा जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं आरएसएस के, उनका ये कहना था कि आरएसएस का ये मत है कि जो भारत में रहता है, देखिए देश में जितने भी बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा आरएसएस की इस बैठक में हो रही है, इसलिए महत्वपूर्ण बैठक है। शुक्रिया आपका राघवन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद पहली बार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल अपने आवास पर पीएसी की मीटिंग कर रहे हैं जिसमें दिल्ली हार की वजहों पर मंथन के साथ एक्शन हो सकता है। पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं के कद को कम किया जा सकता है, नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, संगठन के विस्तार से लेकर पार्टी में बड़े फेरबदल पर फैसला किया जा सकता है। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद से केजरीवाल फ्रंट पर नहीं दिखे, ऐसे में दिल्ली हारने के बाद पहली बार बड़े लेवल पर समीक्षा करेंगे। कुछ दिनों पहले तक केजरीवाल पंजाब में थे, विपश्यना ध्यान शिविर में समय बिताने के बाद सामने आए, भगवंत मान सरकार के कामकाज की समीक्षा की और फिर दिल्ली लौटे और अब पहली बैठक के जरिए कई बड़े फैसले अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। भास्कर, अरविंद केजरीवाल कहां हैं? चुनाव हारने के बाद से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल फिर से बाउंस बैक करने के लिए तैयार है। आमूलचूल परिवर्तन क्या आज अपने संगठन में किए जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा? और देखिए, अरविंद केजरीवाल को जो जानते हैं वो ये अच्छी तरह से समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। और ऐसा नहीं है कि एक चुनाव हारने के बाद वो एकदम शांत बैठ जाएंगे।
वो पब्लिक के सामने जरूर नहीं आ रहे थे, लेकिन लगातार मीटिंग्स चल रही थी। आज पीएससी की आधिकारिक मीटिंग है, लेकिन इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की कल भी बैठक बुलाई गई थी। आज की बैठक, पीएससी की बैठक ऑफिशियली इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज ये फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली की जिम्मेदारी अब किसको दी जाएगी, दिल्ली में संगठन में किस तरह की बदलाव की जरूरत है। हार के बाद जो फीडबैक मिला है तमाम वर्कर से भी, वॉलंटियर से भी और नेताओं से भी, उस पर एक्शन लेने की अब जिम्मेदारी पीएससी की है और पीएससी में ये तय किया जाएगा कि आगे किस तरह से दिल्ली में संगठन को चलाना है और उसकी जिम्मेदारी किसको देना है। और इसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली के अलावा गोवा में, गुजरात में और इसके साथ साथ पंजाब में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेके क्या करना चाहिए। जैसे कि पहले खबर आ रही है कि पंजाब में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो विधानसभा चुनाव को लेके अभी से तैयारी करें, और दिल्ली का जैसे ही परिणाम आया था उसके बाद आपने ठीक है, बड़े बदलाव किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल कैसे अपनी पार्टी को फिर से जोश के साथ खड़ा करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया भास्कर, आपका तमाम जानकारी।